नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया ने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट या फिर यूं कह ले कि एक वार्निंग दी है कनाडा को। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये कहना है कि कनाडा में जो 6 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम हो रहा है वो डीपली ऑब्जेक्शनेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने कहा है कि वी फाइंड इट डीपली ऑब्जेक्शनेबल दैट पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्सरसाइज बाय एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट आर अलाउड टू टेक प्लेस इन फ्रेंडली कंट्री। फिर इनने कहा है कि यू आर ऑल अवेयर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस इन दिस रिगार्ड। ये किस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। फिर इनने कहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो वेल नोन है और हम लगातार कनाडा की गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वो इस मामले में ग्रुप बेस्ड और इंडिविजुअल बेस्ड एंटी इंडिया एक्टिविटी को प्रिवेंट करे अपने यहाँ। इससे पहले आप लोग को याद होगा 19 सितंबर को भी न्यूज आई थी खालिस्तान रेफरेंडम की कनाडा में। दरअसल 19 सितंबर को भी एक रेफरेंडम हुआ था और ये सारे रेफरेंडम जो है ये करा रही है एसएफजी यानी सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एसएफजी काफी टाइम से एंटी इंडियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इसलिए 2019 में इसको इंडिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर दिया गया था अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में। गुरपतवंत सिंह पन्नू इसका हेड है और एक कैनेडियन राइट विंग थिंक टैंक के अकॉर्डिंग इस पाकिस्तान जो है वो एसएफजी को फंड करता है। और ऐसा ये सिर्फ थिंक टैंक नहीं कह रहा, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत से ऐसे एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये मानना है कि एसएफजी को पाकिस्तान की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है एंटी इंडियन एक्टिविटीज को करने के लिए। लेकिन इस थिंक टैंक पे बाद में एसएफजी ने केस भी कर दिया था, वो अलग कहानी है, वो हम लोग इसमें नहीं देखेंगे। हम लोग यहाँ इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे इस खालिस्तान रेफरेंडम के बारे में, क्या रिस्पॉन्स रहा है इंडिया का और कनाडा का, और खालिस्तान मूवमेंट ये है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसके अलावा एक चीज जो इंडिया अक्सर यूज करता है कनाडा पे प्रेशर बनाने के लिए वो है एम्पेरर कनिष्क एयरक्राफ्ट की बॉम्बिंग। वो क्या स्टोरी है वो भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, प्लस हाल के कुछ इंसिडेंट जैसे कि अभी दिवाली में एक क्लैश हो गया था एंटी इंडिया और प्रो इंडिया सपोर्टर्स के बीच में और एक मंदिर को भी वेंडलाइज किया गया था। इन सब के बारे में प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। खालिस्तान मूवमेंट एक सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। ये पूरे पंजाब को मिला के एक सोवरेन स्टेट बनाने की बात करती है। हालांकि पंजाब का कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी है, लेकिन ये पूरे सिख मेजोरिटी एरिया को यानी कि इंडिया का जो पंजाब है उसको मिला के एक सोवरेन सिख स्टेट बनाने की बात करती है। इंडिया में ये कहती है कि पंजाब और इसके अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान का कुछ एरिया, यूपी और उत्तराखंड का कुछ एरिया, ये सब मिला के एक सोवरेन कंट्री बनानी चाहिए जिसको ये लोग नाम देते हैं खालिस्तान, जिसका मतलब है प्योर स्टेट। सेपरेट स्टेट की जो डिमांड है ये आज से नहीं 1940s से शुरू है, लेकिन तब जो है वो सोवरेन स्टेट बनाने की बात नहीं की जाती थी। 1970s तक ये ऐसे ही चलता है, लेकिन 1970s और 80s में ये एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। 1973 में कुछ लोग मिलके एक अनंतपुर साहिब रिजोल्यूशन पास करते हैं जिसमें ये कहते हैं सेंटर के पास सिर्फ फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी, करेंसी, कम्युनिकेशन के मैटर होने चाहिए, बाकी सारे मैटर जो है वो होने चाहिए पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट के पास। यहाँ तक भी सब ठीक चलता है, लेकिन 1978 में एक दूसरा रिजोल्यूशन पास किया जाता है। यहाँ से फिर खालिस्तान की मांग शुरू की जाती है और इस बीच सिखों और निरंकारियों में भी जो क्लैशेस थे वो बढ़ने लगते हैं और 1980 में हम लोग देखते हैं निरंकारी लीडर गुरबचन सिंह जी का असैसिनेशन हो जाता है। इसके बाद मामला इन दोनों ग्रुप में और ज्यादा बढ़ने लगता है और इसकी वजह से पंजाब में अनार्की बढ़ती है और लॉ एंड ऑर्डर जो होता है उसकी सिचुएशन डाउन चली जाती है और साथ ही साथ जो खालिस्तान की जो डिमांड है वो भी बढ़ने लगती है। 1981 में खालिस्तान का झंडा लहरा दिया जाता है अनंतपुर साहब में और इसी टाइम पे पिंडरावाला भी फेमस होने लगता है और वो अपने कुछ सपोर्टर्स के साथ गोल्डन टेम्पल में रहने लगता है। फिर 1983 में सेंटर द्वारा पंजाब गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट रूल वहां पर लगा दिया जाता है। जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने लगती है तो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया जाता है। इंडियन आर्मी जो है वो गोल्डन टेम्पल में एंटर करके पिंडरावाला और उसके सपोर्टर के अगेंस्ट ऑपरेशन करती है जिसमें पिंडरावाला की जान भी चली जाती है। इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी पे अटैक होता है इसी चीज के रिवेंज के लिए, क्योंकि कुछ लोग पिंडरावाला को शहीद मानते थे और फिर इसमें इंदिरा गांधी जी की भी डेथ हो जाती है। इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद होता क्या है कि हम लोग देखते हैं कि पूरे कंट्री में सिख विरोधी जो दंगे हैं वो होने लगते हैं और गवर्नमेंट का ये जो रिस्पांस होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार और इसके बाद ये जो सिख विरोधी दंगे हो रहे होते हैं कंट्री में, इसको देखते हुए भी ये जो खालिस्तान मूवमेंट है इसको सपोर्ट मिलने लगता है लोगों से। 1985 में अकाली दल की गवर्नमेंट बनती है पंजाब में और 86 और 89 का ये जो टाइम होता है इस टाइम पे ये खालिस्तानी मूवमेंट अपने चरम पे होता है।
इस टाइम तक सिर्फ एक नहीं कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं जो सेपरेट सोवरेन स्टेट की डिमांड कर रहे होते हैं, जैसे कि बब्बर खालसा, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स। इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस मूवमेंट को चला रहे होते हैं इस टाइम पे, और लगभग 25 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। लेकिन 1990s में ये मूवमेंट जो है वो अपनी ग्राउंड खोने लगता है, और इसी चीज से फ्रस्ट्रेट होके जो एक दो एक्शन होते हैं इस ग्रुप के वो और भी ज्यादा ब्रूटल होने लगते हैं। और फाइनली फिर पुलिस एनकाउंटर और ऑपरेशन की वजह से ये मूवमेंट जो है बहुत हद तक खत्म हो जाता है इंडिया में। इस मूवमेंट के जो फाउंडर थे वो थे जगजीत सिंह चौहान। ये 1969 में ये असेंबली इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये जीत नहीं पाते हैं। इनने खुद से ये एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो इनको बुलाते हैं और अपना पूरा सपोर्ट देने की बात करते हैं सेपरेट सोवरेन स्टेट ऑफ पंजाब की डिमांड के लिए। दरअसल हुआ क्या था कि 1965 और 1971 का जो वॉर है, पाकिस्तान जब हार जाता है तो उसको एक चीज समझ में आ जाती है कि इंडिया जो है उससे हम लोग डायरेक्ट नहीं लड़ सकते, भले ही पूरा वेस्ट जो है वो हमारे साथ है। इसलिए पाकिस्तान एक नई डॉक्ट्रिन निकालता है जिसमें वो कहता है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी कि इंडिया पे डायरेक्ट अटैक मत करो, लेकिन छोटे छोटे इतने जख्म करो उसमें कि वो बर्बाद हो जाए। इसीलिए इस तरीके के जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट होते हैं इंडिया में उसको वो प्रमोट करने लगता है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पंजाब और कश्मीर में इंसर्जेंसी जो है वो बढ़ने लगती है। जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, आज के टाइम पे इंडिया में इस मूवमेंट का कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन कनाडा में इस टाइम पे ये मूवमेंट काफी ज्यादा फैलता जा रहा है। वहाँ सिखों को पोलराइज किया जा रहा है या फिर प्रो इंडियन जो भी होते हैं उनके खिलाफ वायलेंस इंसाइट किया जा रहा है। अभी अक्टूबर के महीने में हम लोग ने देखा था कि कनाडा के मिसिसॉगा सिटी में दिवाली के टाइम पे एक क्लैश हुआ था प्रो इंडिया लोगों में और एंटी इंडिया खालिस्तानी लोगों में। दोनों अपना अपना झंडा फहरा रहे थे, या प्रो इंडियन जो थे वो तिरंगा फहरा रहे थे और खालिस्तानी सपोर्टर्स जो थे वो खालिस्तान का झंडा फहरा रहे थे। लगभग 400-500 लोग इस क्लैश में शामिल थे। और इससे एक महीना पहले ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक रेफरेंडम भी कराया गया था सेपरेट पंजाब स्टेट के लिए कनाडा में, जिसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। फिर एक और न्यूज आई थी, BAPS स्वामी नारायण मंदिर जो कि टोरंटो में है, उसके गेट पे किसी ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद लिख दिया था स्प्रे पेंट से। इस तरह की जो वेंडलाइजेशन की न्यूज है ये आजकल बहुत आ रही है कनाडा से और USA से इंडिया के अगेंस्ट में। कभी मंदिरों को वेंडलाइज कर दिया जाता है, कभी जो गांधी जी है उनकी मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, उसको वेंडलाइज कर दिया जाता है। इस तरह की हम लोग आजकल एंटी रेसिस्ट अटैक जो है वो देख रहे हैं इंडियंस पे USA और कनाडा में। तो ये पूरा है हाल का डेवलपमेंट, और ऐसा नहीं है कि इंडिया इस पे चुप रहता है। इंडिया अपना जो रिस्पांस है वो देता है। इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा मैं बता ही चुका हूँ आपको, और इससे पहले भी जो रेफरेंडम कराया गया था 19 सितंबर को, उस टाइम पे एस जयशंकर जी ने कहा था कि एक डेमोक्रेसी को दूसरी डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनकी जो कंट्री है उन लोगों के द्वारा यूज नहीं होने देना चाहिए जो कि बायगॉड्स हैं। इस बार भी इंडिया ने हमेशा के लिए डिमार्के भेजा है कनाडा को, और कनाडा भी कहता है कि हम लोग भी नहीं चाहते कि ये सब हो, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लोगों का फ्रीडम है। इसके अपोज में अभी रशिया ने जो रेफरेंडम कराया है यूक्रेन की जो टेरिटरी उसने एनेक्स की है उसके लिए, उसमें कनाडा ये नहीं कहता। उसमें कनाडा साफ कहता है कि हम लोग इस रेफरेंडम को नहीं मानते। तो कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से भी उतना सपोर्ट हम लोग कि नहीं मिल पाता है। दरअसल पिछले कुछ टाइम में इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है वो थोड़े बहुत डेटोराइट हो गए, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये कि आज की जो कनाडा की गवर्नमेंट है उसमें बहुत ज्यादा खालिस्तानी सपोर्टर्स भी हैं, और ये सिख जो हैं जो कि खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ये एक तरीके से ये जस्टिन ट्रूडो के लिए वोट बैंक भी है। तो इसलिए ये चाह के भी इनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले नहीं पाते, और इसलिए ये चीज कनाडा में हम लोग देख रहे हैं कि और बढ़ती जा रही है। इसके अलावा फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे भी इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। इंडिया का कहना था कि इसमें खालिस्तानियों का भी एंगल है, और कनाडा जो है वो फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा था। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हाल में दोनों कंट्रीज के रिलेशन बिगड़ गए हैं, और आप लोग पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं इस समय कंट्री में हो क्या रहा है कि सिख जो है वो फार्मर प्रोटेस्ट के बाद थोड़े बहुत एंटी गवर्नमेंट हो गए हैं। उसके अलावा जो मुस्लिम है वो बीजेपी के तो सपोर्टर्स कभी उतने थे ही नहीं। तो ऐसे में ये जो माइनॉरिटीज है ये बहुत ज्यादा वनरेबल होते जा रहे हैं यूज किए जाने के दूसरे एंटी इंडिया फोर्स जो है उनके द्वारा। तो इस चीज को काउंटर करना चाहिए गवर्नमेंट को, और इसके लिए कुछ करना चाहिए। इसके अलावा इंडिया हम लोग देखते हैं कि प्रेशर बनाने के लिए कनाडा पे कि वो कार्रवाई करे ऐसे ग्रुप के अगेंस्ट। इसके लिए एम्पेरर कनिष्क एयरक्राफ्ट की जो बॉम्बिंग थी उसकी कहानी याद दिलाने की कोशिश करता है कनाडा को। दरअसल हुआ क्या था कि एयर इंडिया फ्लाइट 182 जिसको एम्पेरर कनिष्क एयरक्राफ्ट भी कहा जाता था, ये अपनी सर्विस देती थी मॉन्ट्रियल, लंदन, दिल्ली और बॉम्बे के बीच में।
ऐसे ही 23 जून 1985 को ये हवा में होती है और अटलांटिक ओशियन के ऊपर जब ये 31,000 फीट की ऊंचाई पे होती है तभी इसमें एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद इसके जो रेमिनेंट्स है वो ओशियन में फॉल कर जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि 329 लोगों की इसमें जान चली जाती है, जिसमें 268 कैनेडियन सिटीजन्स होते हैं, 27 ब्रिटिशर्स होते हैं और 24 इंडियन सिटीजन्स होते हैं। उस टाइम का ये सबसे डेडलीस्ट एविएशन इंसिडेंट होता है 9/11 के होने तक का। बब्बर खालसा के कुछ लोग और कैनेडियन सिख जो है उन पे इस अटैक का इल्जाम लगता है कि उन लोग ने ये अटैक कराया है, और यही चीज इंडिया याद दिलाता है कनाडा को कि यार देखो आप लोग जिन लोग को सपोर्ट कर रहे हो वो हिस्ट्री में क्या कर चुके हैं, और अगर इन लोग को अभी यहाँ नहीं रोकोगे तो कल को ये फिर से ऐसा कर सकते हैं। बाकी ये था गाइस पूरा इशू। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।